बच्चों देखिए, अब हम लोग अपने सिलेबस के अनुसार आपको पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें इत्यादि ये सारी बातें आपको अभी नहीं हम पढ़ाएंगे। ये सब इसके बाद विविध की श्रृंखला चालू होगी, मिसलेनियस की। इसके बाद हम लोग पर्यावरण को चालू करेंगे। पर्यावरण के सेक्शन में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। कुछ पर्वतों के नाम याद करने होंगे, नदियों के नाम याद करने होंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंस वो आते हैं तो बता दिया जाएगा। वनस्पति विज्ञान कर लिया गया। अब पौने महासागरीय तरंग और भी जो चीजें हैं, चक्रवात, ये सब चीजें आती हैं, तो उसको जानने से पहले हम लोग आज जानते हैं वायुमंडल क्या है। हालांकि ये पर्यावरण में भी यह एक हिस्सा आता है, लेकिन यहीं पर जान लेते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर क्या है। तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जैसे हमारी पृथ्वी क्या है बेटा, बिल्कुल गोल है, और ये ब्रह्मांड में ऐसे तैर रही है। क्या कर रही है? तैर नहीं रही है, मतलब ऐसे घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। ऐसे घूमे जा रही है, घूमे जा रही है। एक निश्चित पाथ को अपनाते हुए पृथ्वी हमारी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर और अपने पथ पर क्या कर रही है? भ्रमण कर रही है, घूम रही है, ठीक है ना। तो जब घूम रही है तो पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। यही कारण है इसे अनोखा ग्रह कहा गया है। यहां ज्यादातर नीला नीला दिखाई दे रहा है जल के कारण, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी के चारों तरफ जीवन जब संभव हुआ तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? यहां का वायुमंडल। क्या? यहां का वायुमंडल, इसके चारों तरफ का वायुमंडल। अन्य ग्रहों पर जाओगे तो वायुमंडल ही नहीं है। जब वायुमंडल ही नहीं होगा तो वहां पे जीवन, जैव विकास हो ही नहीं सकता। तो वायुमंडल प्रमुख है। वायुमंडल क्या है? तो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरा 1000 किलोमीटर के क्षेत्र तक, मैक्सिमम 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाले क्षेत्र में भी पहुंचते हैं तो बिल्कुल नगण्य हो जाता है, कोई मतलब ही नहीं है वायुमंडल का। लेकिन मान के चला गया है कि 1000 किलोमीटर, मतलब यहां से 1000 किलोमीटर, समझा रहा है? 1000 किलोमीटर तक गैसों का एक आवरण है। क्या है बेटा? गैसों का एक आवरण है। विभिन्न तरह की गैसें हैं जो पृथ्वी पर जैव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। क्या है? यहां से 1000 किलोमीटर, यहां से 1000 किलोमीटर, यहां से 1000 किलोमीटर, जहां तक हम चले जाएं तो गैसों का एक आवरण है। वो गैसें जो इस पर जीवन जीने के लिए प्रमुख अपना क्या कर रही हैं? भूमिका अदा कर रही हैं। इन्हीं गैसों के मिश्रण को, जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन है, पारदर्शी गैसें हैं, इन्हीं गैसों को क्या कहा गया? गैसों के पूरे मिश्रण को क्या कहा गया है? एक नाम दे दिया गया है, पृथ्वी का वायुमंडल। क्या नाम दे दिया गया है बेटा? पृथ्वी का वायुमंडल। वायु, आपसे पूछे वायु क्या है? सांस लेते हो तो वायु लेते हो, सांस लेते हो तो वायु अंदर जाती है, लेकिन ब्लड में कौन पहुंचता है? ऑक्सीजन। ब्लड में कौन पहुंचता है? तो ये बातें याद रखना, समझ आ गया? इस धरती के चारों तरफ बाहर, पूरा बाहर, देखो ये तो पहले हिस्सा था, हमने आपको जब ब्रह्मांड पढ़ाया उसके बाद मैंने पृथ्वी पर उतार दिया। पृथ्वी पर उतारने से पहले गैसों से आपका संपर्क कराना बहुत जरूरी था। लेकिन ये क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर है, ये अलग से एक विज्ञान है, ठीक है ना। तो इसको वास्तव में पर्यावरण में तुम्हें पढ़ाया जाता तो ज्यादा समझ में आता, इसीलिए छोड़ दिया हमने। और क्या किया, अब हम इसे पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि इससे आपके सवाल एक क्वेश्चन 100% रहेगा, ठीक है। तो समझ आ गया? इन दोनों से एक क्वेश्चन इससे और एक क्वेश्चन 100% रहेगा। या तो साइंस में घुसा देगा इससे एक सवाल, या फिर भूगोल में, दोनों से एक सवाल घुसा। दो सवाल आएगा, ठीक है बेटा। आइए समझते हैं। पारदर्शी गैसों का मिश्रण है। वास्तव में कौन कौन सी गैसें हैं जो हमारे वायुमंडल में है? सबसे ज्यादा जो है 78%। क्या है बेटा? सबसे ज्यादा जो हमारे वायुमंडल में है गैस, वो 78%। वास्तव में 78 आपसे कह दे तो 78, लेकिन आपसे वैसे पूछा जाए तो 78.08%। कितना परसेंट बेटा? 78.08% याद रखना, जिसे हम लोग आम ऐसे सामान्यतः मान लेते हैं 78% नाइट्रोजन है। कितना है? नाइट्रोजन है। और दूसरा आपसे पूछा जाएगा सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में, वैसे तो ऑक्सीजन उसमें था पृथ्वी पर, भूपर्पटी में, लेकिन ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में कहां पर है? वायुमंडल में है, और वह दूसरा स्थान रखता है 20%। कितना परसेंट? 20.95%। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है बेटा? एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन आपकी परीक्षा में हो सकता है वो 21 दे दे, या नाइट्रोजन को क्या दे दे? 78 दे दे। बाकी जो गैस है उसके बाद जो सबसे अधिक जो गैस है वायुमंडल में है वो आर्गन गैस है,
ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करता है, इंफ्रारेड अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करता है। और अवरक्त प्रकाश के अवशोषित करने के कारण, अवरक्त प्रकाश में से क्या व्हाइट लाइट आया, अब उसमें से जो हीट डेवलप करने वाली चीजें हैं उसको क्या किया, पृथ्वी ने अपने पास पृथ्वी पर टकराया, और पृथ्वी पर टकराने के बाद जो प्रकाश, जो लाइट पूरी तरीके से वापस चला गया, जो तरंगे पूरी तरीके से चली जाती है, जितनी आई और उतनी चली गई, उनके बीच के अंतर को एल्बिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, एल्बिडो। जैसे बर्फ की पेटी का एल्बिडो सबसे अधिक होता है, बर्फ की पेटी सबसे अधिक अपने पास प्रकाश को क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है, जैसे प्रकाश आया टकरा को वापस चला। यही कारण है कि बर्फ की चोटियों में सियाचिन बॉर्डर पर रहने वाले हमारे सैनिक आंखों की समस्या उन्हें हो जाती है। क्यों, सियाचिन ग्लेशियर में वो है, बर्फ की पेटियों में वो बेचारे हैं, वहां पर धूप पड़ती है और धूप इतनी चकाचौंध होती है, उनकी आंखों में जब पड़ती है तो उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, अंधी हो जाती हैं। हमारे जो सैनिक ग्लेशियर में रहते हैं वह किस बड़ी बड़ी समस्या, केवल ऐसा नहीं है कि वो बर्फ में ही रहते हैं, ठंडी लगती होगी, यही नहीं, उन्हें सूर्य के प्रकाश को भी झेलना है। सूर्य का प्रकाश ऐसे तुम देखो आंखें अंधी नहीं हो जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज हमारी आंखों की रेटिना को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो हमारे वो सैनिक जो हैं वो इतनी समस्या के साथ जीवन जी रहे हैं, ठीक है। सियाचिन बर्फ की पेटी का एल्बिडो सबसे, एल्बिडो क्या हुआ, प्रकाश आया प्रकाश लौटा, जितना प्रकाश आया और जितना प्रकाश लौटा उसके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, एल्बिडो। पूछ सकता है, समझ में आया, बर्फ की पेटी का एल्बिडो सबसे अधिक, सफेद कपड़ा इसीलिए पहनने को कहा जाता है, उसका एल्बिडो ज्यादा होता है, वह जितना प्रकाश आता है उसमें से 90% हिस्सा क्या कर देता है, क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। काला कपड़ा पहनने को मना किया जाता है, क्योंकि कृष्ण कालिका कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, कृष्ण कालिका। काला कलर, ब्लैक कलर का एल्बिडो सबसे कम होता है, वह जितना प्रकाश को दोगे अवशोषित कर लेगा, वो क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। इसीलिए कहा जाता है कि काले कपड़े में कभी नहीं रहना चाहिए, दम्मा की शिकायत होती है, सांस की समस्या होती है, सफोकेशन हो जाता है, उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी से क्या होता है, पसीने निकलते हैं, बहुत जल्दी उनकी मृत्यु भी हो सकती है। काले कपड़े पहनने नहीं चाहिए। लेकिन ठंड का मौसम, अब तुमसे पूछ दिया जाए कि ठंड का मौसम है, निम्न में से कौन कपड़ा पहनना पसंद करेंगे, सफेद, काला, काला। क्यों, क्योंकि इसका एल्बिडो सबसे कम है, जितना प्रकाश आएगा इसको क्या कर लेगा, अपन में बांध लेगा, छुपा लेगा, जाने ही नहीं देगा। सफेद कपड़ा पहनने से जितना आएगा 90% वापस हो जाएगा। बर्फ का एल्बिडो सबसे अधिक, जितना आता है रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब 100% तो हो नहीं सकता, कोई भी चीज 100% सच नहीं हो सकती है, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में है 78.08%, और ऑक्सीजन दूसरा है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवरक्त प्रकाश को अवशोषित करने का मतलब क्या है, हमारे वायुमंडल में, हमारे इस पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसों का आवरण है, इसमें CO2 भी है। CO2 देखो महज 0.033%, ठीक है, 0.033% है केवल। आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना यह 1% भी नहीं है, और वैश्विक तापन के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस है। इसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0.044 हो गया, 0.33 मतलब 330 ppm मेरा बच्चा, अगर ये 400 या 500 ppm हो गया तो धरती पर मानव खत्म हो सकते हैं, मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, यहां पर जीव खत्म हो जाएंगे। सोचो, परसेंटेज बढ़ने की बात हो रही है, वो भी बिंदु में, वो भी हम ऑक्सीजन को 31% लिए हैं फिर भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो बहुत खतरनाक है ये। क्यों खतरनाक है समझिए। क्या होता है कि जब हमारा प्रकाश जब आता है तो प्रकाश में अवरक्त प्रकाश भी है, अवरक्त प्रकाश जब पृथ्वी पर टकराता है तो सारे प्रकाश वापस चले जाएंगे, लेकिन जो अवरक्त प्रकाश होगा तो इसके चारों तरफ इसमें O2 भी बैठा है, CO2 भी बैठा है, तो जब अवरक्त प्रकाश जब वापस जाता है तो अवरक्त प्रकाश का इन CO2 के मॉलिक्यूल से, अणुओं से बड़ी अच्छी दोस्ती होती है। ये कहते हैं थोड़ा आओ न मिलते हैं, क्या थोड़ा आओ यार बैठो मेरे साथ, जाइए घरे, का दिक्कत बा, तो इसके पास जाए, फिर रास्ते में एक और भेटा जाता है, इससे भी मिलता है, फिर एक और मिल जाता है, फिर एक और मिल जाता है, मिलते 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 बेचारे का समय हो जाता है रात का 3 बज जाता है। शाम को 6 बजे से मिलते मिलते रात का 3 बजा देता है, और 3 बजने के बाद ये वापस ब्रह्मांड में वापस लौट जाता है, ठीक है।
अब जब लौट जाता है तो 3 बजे पृथ्वी एकदम ठंडी हो जाती है और इसी 3 बजे को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहा जाता है बेटा? 2 से 3 बजे के बीच पृथ्वी अपनी समस्त उस जो भी उष्मा वो प्राप्त की हुई होती है उसको छोड़ देती है और पृथ्वी अपने औसत तापमान की तरफ आ जाती है। ठीक है, अब जब ये पृथ्वी छोड़ देती है तो इस समय कहा जाता है कि ऑक्सीजन ज्यादा प्रभावी रहता है। इस समय हमारा टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे लाभकारी होता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि सुबह टहलने से शरीर क्या होता है? मजबूत होता है। तो 3 बजे का टहलना। लेकिन कब? जब हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 0.028% था औद्योगिकरण से पहले। अभी औद्योगिकरण के बाद है, पूछा जाता है औद्योगिकरण से पहले कितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड था और औद्योगिकरण के बाद क्या है। अभी हाल ही में पर्यावरण में पढ़ाएंगे, वो पर्यावरण पढ़ाएंगे। अभी हाल ही में यह 0.04% हो गया था। 400 ppm पहुंच गया था और उसका परिणाम तुम देख रहे हो, इतनी भयंकर गर्मी है। ये गर्मी क्यों हो रहा है? यही औरक्त प्रकाश को ये चाचा लोग अपने लगे बैठा लिए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जैसे बढ़ेगा औरक्त प्रकाश दोस्ती बढ़ती जाती है, समय बढ़ता जाता है। जहां 3 बजे इसको छोड़ा, मान लो इतने ही लोग थे, केवल 4 ही लोग थे इस रास्ते में, ठीक है ना, चारों तरफ घूम रहे 4 ही लोग थे, 4 ही लोग से मिला, 3 बजे निकल लिया। लेकिन हमने क्या किया? 2 लोगों को और बैठा दिया। क्या कर दिया? 2 लोगों को और बैठा दिया। अब औरत प्रकाश 4 लोगों से मिला, फिर 5वां भी मिला, 6वां भी मिला। पता चला कि उसे औरत प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल से भेंट करते करते 6 बज गया। क्या बज गया? अभी पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर नहीं निकला है, 6 बज गया। क्या हो गया? 6 बज गया। पता चला कि उधर से पूरब से फिर से सूरज काका अपना धूप देना चालू कर दिए। ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो रहा है। इंसान अपने स्वास्थ्य के क्या कर रहा है? अपने स्वास्थ्य पर हमला खुद कर रहा है बेटा। ब्रह्म मुहूर्त में जगना और ब्रह्म मुहूर्त में टहलना हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है? दवा है, अमृत है। क्या है बेटा? अमृत है। और आप लोग ब्रह्म मुहूर्त को 3 बजे के बजाय 4 बजे ले गए, 4 बजे के बाद 5 बजे ले गए और 5 बजे से 6-9 बज जाए। देखना, पहले 3 बजे लोग उठते थे, बड़ा ठंडा ठंडा रहता था, और 5 बजे ठंडी रहती है। क्यों? हमने CO2 बढ़ा दिया है और CO2 के भेंट करते करते क्या कर रहा है? 5 बजा दे रहा है छोड़ते छोड़ते। तो 1 घंटा आधा घंटा का समय मिल रहा है केवल 5 बजे टहलने का। अब 5 बजे तो दिन हो जाता है और उधर से क्या हुआ? सूरज आ गया। और सूरज आ गया तो अपनी उष्मा देगा, पृथ्वी को फिर से उष्मा मिलने लगेगा। तो जब तक छोड़ेगा नहीं उससे पहले उष्मा देने लगे, पृथ्वी कभी ठंडी। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा गया है। क्या कहा गया है? यह नियंत्रित कैसे होगा? हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें। क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें बेटा। किसी भी हाल में हमें कम करना है कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड कम नहीं होगा तो यह मेल मिलाप चलता रहेगा और हम लोग अब कभी जीवन में ठंडी नहीं पाएंगे। ठीक है, हम जीवन में ऐसे ही गर्मी से लथपथ रहेंगे और जब यह अत्यधिक हो जाएगी तो हमारी कार्य क्षमता कम हो जाएगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, बाढ़ आएगा। जाके पता करो इंडोनेशिया, ये जावा द्वीप, उधर बहुत सारे इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं इधर, वहां पर कई ऐसे द्वीप हैं जिन्होंने अपनी राजधानियां तक बदल डाली। ठीक है, क्यों? डूब गया पानी में। अब बंबई डूबने वाला है। हर बड़ी बड़ी सिटियां जो समुद्र के किनारे बसी हुई हैं, जिन्हें इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है, वहां से पैसा सब कुछ होता है, बनता है, वो सब डूबने वाले हैं। हमें वैश्विक तापन को रोकना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो फिर पूरा देश, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा, पानी में जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जिम्मेदारियां हैं बेटा। वैश्विक तापन को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब आते हैं कुछ और बातें समझ लेते हैं। लघु तरंगों के लिए यह पारदर्शी है। लघु तरंगे मतलब V से R तक, वायलेट से रेड तक, वायलेट से रेड तक, और रेड के बाद की सारी तरंगे दीर्घ तरंगों के लिए क्या है? यह अल्प पारदर्शी है। यहां देख और बता दें, हमारे वायुमंडल में सबसे परिवर्तनशील अगर कोई घटक है तो वो है जलवाष्प। अभी जब पढ़ाएंगे आपको आगे जलवाष्प के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जलवाष्प 0 से 4% है। ठीक है बेटा, आइए, ये हो गया हमारे वायुमंडल में गैसों का क्या संगठन है। ठीक है ना। कंपोजिशन क्या है, कितना कौन है, थोड़ा और बातें जान लेते हैं। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन देखो बेटा, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सभी गैसीय अवस्था में है। किसमें है? और ये सभी जीवों में नाइट्रोजन पहुंचाने का काम कौन करता है? बैक्टीरिया। कौन करता है बेटा? कुछ बैक्टीरिया है, राइजोमियम नामक, एजिप्टोबैक्टर, क्लास्ट्रेडियम, ये सब आ सकता है, याद रखना। ब्लू ग्रीन एल्गी,
नीली हरी शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल, इजेक्टोबैक्टर, क्लास्ट्रेडियम और, ठीक है ना, ये सभी बैक्टीरिया क्या करते हैं, वायुमंडल से, यह पौधों की जड़ों में होते हैं। जैसे सरसों का पौधा देखोगे तो उसकी जड़ों में होते हैं ये बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, नीली हरी शैवाल भी करते हैं, और क्लास्ट्रेडियम, ठीक है, इजेक्टोबैक्टर लिख लेना, हम बोलते रहे वीडियो में, ठीक है ना। ये सब क्या करते हैं, जड़ों में होते हैं, और ये जो नाइट्रोजन हमारा वायुमंडल में है उस नाइट्रोजन को, अणुओं को पकड़ के क्या करते हैं, वो अपने अंदर ला लेते हैं और इसको नाइट्रेट में बदलते हुए बहुत सारे, अब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं बेटा, स्थिरीकरण करते हैं। कौन, इजेक्टोबैक्टर, क्लास्ट्रेडियम, ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्हें ही नीली हरी शैवाल कहा जाता है। अब ये क्या करेंगे, अणुओं को पकड़ेंगे और क्या करेंगे, स्थिरीकरण करने के बाद पौधों में दे देंगे और पौधों में आएगा और पौधों से जीव ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है, वह करने का बीच वाला आदमी कौन है, यही बैक्टीरिया, यही, और कोई नहीं, हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन वायुमंडल में होने से क्या होगा, तो नाइट्रोजन के होने से, जैसे कई चीज खराब ना हो इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है, चिप्स खाते हो ना, तो चिप्स में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है कि खराब ना हो, ठीक है, रसायन शास्त्र में आएंगे तो जानेंगे। नाइट्रोजन के होने से क्या होगा, हमारी धरती पर कोई चीज अगर जल रही है तो वो भयंकर विकराल रूप लेकर न जले, इसमें नाइट्रोजन सहायक है। याद हो गया, बड़ा अच्छी चीज है। अगर नाइट्रोजन न रहे तो कोई चीज फट से जल जाएगी, समय नहीं लगेगा, और नाइट्रोजन के होने के कारण धीरे धीरे जलती आग पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, स्थापित करता है, रोकता है, बुझाता, याद रखना। दूसरा ऑक्सीजन देखो, हमने बता दिया नाइट्रोजन को हमने स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं से प्राप्त किया है, बाकी किसी में ताकत नहीं है। ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन हमारी धरती पर, प्रश्न पूछा जा सकता है, धरती पर जीवन का प्रमुख पहले गैस कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लू ग्रीन एल्गी ने, नीली हरी शैवालों ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण किया और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन पैदा किया। इसी को कहा जाता है ऑक्सीजन क्रांति। क्या कहा जाता है बेटा, ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। किसने किया, ब्लू ग्रीन एल्गी, किसने किया, ऑक्सीजन क्रांति। यहां पर याद रखना, ऑक्सीजन जीवन नहीं दिया, जीवन ने ऑक्सीजन को दिया। समझ में आ गया, पहले जीव आए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जीवन का प्रमुख आधार कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जा सकता है जीवन को किसने पोषित किया है, कार्बन डाइऑक्साइड ने। परिणाम क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परिणाम है, ठीक है ना, ऑक्सीजन बना है। अब बनाने वाला कौन, साइनोबैक्टीरिया। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से। समझ में आ गया। ऑक्सीजन क्या करता है, यह जलाता है। क्या बेटा, वो एक पिक्चर देखोगे मरजावा, जलाता भी है और राहत भी देता है। ऑक्सीजन जीवन भी देता है और जलाने में भी सहायक है। अगर ऑक्सीजन है तो भी कोई चीज जल रही है, आपसे पूछा जाएगा कोई वस्तु को जलाने के लिए कौन सा, है ना, अगर वह जल रहा है तो उसके लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, ऑक्सीजन। जलने के लिए ऑक्सीजन जिम्मेदार है, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कोई चीज जलेगी नहीं। ये बहुत पूछता है, याद रखना। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यह बुझाने का काम करता है। क्या काम करता है बेटा, और इसी जो बुझाता है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, जो आपके अग्निशामक यंत्र है ना उसमें पाउडर के रूप में होता है, सफेद पाउडर के रूप में होता है, इसे शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, शुष्क बर्फ कहते हैं। मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, शुष्क बर्फ कहा जाता है। और ये किसी भी वस्तु को जलने से बचाता है, बुझाता है। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा है कि बुरा है, लेकिन अधिक हो गया तो खत्म ही कर देगा। यह किसी भी चीज को जलने से रोकता है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट थी। अब आइए हम वायुमंडल की परतों के बारे में बात करें। परतों के बारे में तो हमारे वायुमंडल में 1 2 3 4 और 5 कुल परतें हैं। और एक बात समझ लीजिए, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, हमारा ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ऊपर, बस बोलते जा रहे हैं, समझ लेना। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो ध्रुवों पर 18 किलोमीटर और विषुवत पर 8 किलोमीटर, ठीक है ना। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत पे
18 किलोमीटर। क्यों ऐसा होता है? देखो, विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश ज्यादा मिलता है, ठीक है ना। ध्रुवों पर क्या है 8 किलोमीटर है और इस पर क्या है 18 किलोमीटर। तो क्या होता है, जब प्रकाश मिलता है तो गैसें गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं, तो यहां का वायुमंडल क्षेत्र बढ़ जाता है और यहां का क्या होता है, कम होता है। तो ध्रुवों पर 8 और विषुवत पर 18 किलोमीटर क्षेत्र तक हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है। क्षोभ को बहुत सारे नाम से जानते हैं, विक्षोभ। सभी प्रश्न बोलते जा रहे हैं, आएगा सभी मौसम संबंधी। देखो ये क्या है, बादल है, ये बिजली तड़क रहा है। सभी मौसम, ये चक्रवात है। सभी मौसम संबंधी घटनाएं, सभी तरह के टर्बुलेंस, डिस्टरबेंस अगर कहीं होगा तो वो केवल क्षोभ मंडल में होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। क्षोभ मंडल में सभी प्रकार के मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। वह मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल 8 से 18 किलोमीटर तक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं समताप मंडल। यह 18 से लगभग 50 किलोमीटर तक है। कहां तक है बेटा? 50। और याद रखना 25 से लेके और 45 के बीच में ओजोन है। क्या है बेटा? ओजोन है। ये ठंडा है, अभी हम बताते हैं। तो समताप मंडल है। समताप ओजोन किस मंडल में है? समताप मंडल में। किस मंडल में है? समताप मंडल में है। उसके बाद मध्य मंडल आते हैं। और देख लो, समताप मंडल में ही फाइटर जेट और विमान उड़ते हैं। क्यों? यह बिल्कुल शांत है। क्या है बेटा? शांत है। यहां किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं है। बादल के ऊपर और इसमें ओजोन परत के नीचे, ओजोन परत के, यह शांत माहौल होता है और यहां पे वायुयान उड़ते हैं। आपसे पूछा जाएगा वायुयान किस स्तर पर उड़ते हैं? समताप मंडल। अब आते हैं उसके बाद मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में देखो क्या होता है, हमारे विषुवत रेखा पर गर्मी ज्यादा है। विषुवत रेखा पर जब गर्मी पड़ती है, जब प्रकाश पड़ता है, तो क्या होता है, कुछ गैसें जब ऊपर उठने लगती हैं तो गैसें ऊपर उठ के इतनी ऊपर चली जाती हैं कि वो हमारे मध्य मंडल में पहुंच जाती हैं और वहां पर जाके एक बादल का निर्माण कर लेती हैं। जैसे बताया यहां पे धूप पड़ता है तो ये गैसें ऊपर जाके बादल का निर्माण कर लेती हैं। उन बादल को नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कहते हो ना नॉक्टी, याद हो गया? नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। क्या हो गया? नॉक्टिलुसेंट क्लाउड। यहां से, कहां से? विषुवत रेखा से ये क्या होगा, गर्म होकर ऊपर उठ जाते हैं और मध्य मंडल में पहुंच जाते हैं। क्यों नॉक्टिलुसेंट क्लाउड वहां बनते हैं? यहां पर वह बहुत ज्यादा गर्मी के कारण ऊपर, देखो जब चीजें गर्म होंगी ना तो बहुत तेजी से ऊपर उठेंगी, ठीक है। तो ऊपर उठ जाती हैं और मध्य मंडल सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, यहां पर उन्हें अब ठहरना ही पड़ता है। इससे ऊपर वो जा नहीं पाते हैं और जब जा नहीं पाते हैं तो यहीं पर एक बादल का निर्माण कर लेते हैं जिन्हें नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहा जाता है। अब देखो उसके बाद क्या होता है, जो हमारे जो भी उल्का पिंड आते हैं, जो भी धूलकण, जो भी बड़े बड़े पत्थर जो आते हैं, वो मध्य मंडल में, जैसे ऊपर से आते हैं तो बड़े बेग से आते हैं, घर्षण के साथ आते हैं, जलते हुए आते हैं, जैसे जलते हुए बनाया है, ठीक है। ये आते हैं और यहीं पर उल्का पिंड मध्य मंडल में, क्यों? सबसे ठंडा क्षेत्र है, सबसे, यहीं पर वो क्या हो जाते हैं, जल के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा उल्का पिंड कहां पे जल के खत्म हो जाते हैं? अब आते हैं, उसके बाद आता है तापमंडल, यानमंडल। यहां पर गैसों का, यहां पे क्या है, गैसों का क्या है, बहुत क्षेत्र है, गैसीय आयनीकृत गैसें हैं। यहां पे क्या है बेटा? आयनीकृत गैसें हैं और आयनीकृत गैसों पे जब धूप पड़ता है तो और ये आयनीकृत हो जाते हैं। इससे क्या हो जाता है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है, इसीलिए इसे तापमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तापमंडल कहा जाता है। ये इसका क्या ऊंचाई देख लो, यहाँ पर मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर और तापमंडल की ऊंचाई 640 किलोमीटर। उसके बाद इसके बाद 640 से 1000 तक बहिर्मंडल है और इसी को तापमंडल इसीलिए कह दिया जाता है क्योंकि आयनीकृत गैसें हैं। यहीं से कोई भी रेडियो तरंगे जो भेजी जाती हैं, जैसे रेडियो तरंगे भेजे, एल तरंगे, जी तरंग, कई तरह की होती हैं, ठीक है, समझ में आया? एल, डी लेयर, ई लेयर, है ना। तो इसी में और भी चीजें हैं, ये आपसे नहीं पूछेगा। उत्तरी ध्रुवी प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवी प्रकाश, ऑरोरा बोरियोलिसिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिसिस, ये आपसे नहीं पूछेगा। ये रेडियो तरंगे कहां से वापस आती हैं? आयन मंडल से। कहां से आती हैं? अब यहां पे आयनीकृत है, यहां पर भेजी जाएंगी और यहां से वापस होकर टकरा के आएंगी, ठीक है। जो भी तुम टीवी देखते हो, फोन में सब आता है ना, वो कहां से, सारी चीजें सिग्नल यहीं से टकरा के वापस आती हैं। देखोगे दिन में ये सब चीजें क्या होती है, अत्यधिक गैसों के कारण क्या होता है, रेडियो पर कम चैनल आता है, लेकिन रात में बहुत मौसम शांत होता है। जो भी सिग्नल भेजा जाता है वह मैक्सिमम, मतलब मान के चलो 80% वो क्या करता है, सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है और रात में रेडियो साफ सुनाई देता है, दिन में कम सुनाई देता है, ठीक है बेटा। उसका बहिर्मंडल,
640 से 1000 किलोमीटर है। बहिर्मंडल में आपके क्या हमारे द्वारा कृत्रिम सैटेलाइट यहीं पर स्थापित किए जाते हैं, जो समय समय पर धरती का फोटो, समय समय पर विभिन्न तरह के फोटोग्राफ्स हमारे पास भेजे जाते हैं। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए ताप का, आपको मैंने बता दिया क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल सभी मौसम संबंधी घटनाएं होंगी। संताप मंडल में ओजोन लेयर होता है, ओजोन पाया जाता है, इसे ही पृथ्वी का छाता कहते हैं। क्या कहते हैं? छाता कहते हैं। और यहीं पर इसी संताप मंडल को शांत मंडल होता है, इसी कारण से यहाँ पे वायुयान को उड़ाए जाते हैं। कहां पर? ओजोन और क्षोभ के बीच में। उसका मध्य मंडल, उल्का पिंड यहीं जल जाते हैं और यहाँ पे नक्टिल्यूसेंट क्लाउड बनते हैं, क्योंकि सबसे ठंडा क्षेत्र यही है। उसके बाद तापमंडल, यहां पे आयनीकृत गैसें हैं जो धूप पाकर और आयनीकृत हो जाती हैं। दिन के समय में ज्यादा डिस्टरबेंस होने के कारण रेडियो तरंगे कम आती हैं, पूरी तरीके से साफ नहीं सुनाई देती हैं, लेकिन रात के समय में हमारा वायुमंडल शांत होता है, कम डिस्टरबेंस होता है, जिसके कारण से रात के समय में हम ज्यादा चैनल्स को देखते हैं। रात के समय में अगर देखना, फोन पे बात करना, क्लियर आवाज आएगा, दिन में थोड़ा दिक्कत होता है। उसके बाद बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल में कृत्रिम सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, जो पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? पृथ्वी के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? 1000 किलोमीटर क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं और समय समय पर पृथ्वी के चारों तरफ का क्या कर रहे हैं? फोटो हमारे पास, जो भी मौसम, किसने बताया कि 2 दिन बारिश होगी? अभी किसने बताया दूसरे दिन से मौसम अच्छा हो जाएगा? सैटेलाइट रखे गए हैं, इससे पता चलता है कि 2 दिन वर्षा होगी, 2 दिन कड़ाके की धूप पड़ेगी। सैटेलाइट बताया जाता है, ठीक है, पूर्वानुमान इसी को कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब आते हैं तापमान की। तो देखो बेटा, वास्तव में जैसे जैसे, अब बता, एक चीज और बता लो, हमारी पृथ्वी के, हमारे वायुमंडल का 97% हिस्सा केवल 29 किलोमीटर में है, और 29 किलोमीटर तुम देख रहे हो, 18 ओजोन से भी पीछे, मतलब इतने ही में हमारे वायुमंडल की समस्त गैसों का भार है। केवल इतने में, केवल इतने में ही वायुमंडल की 97% हिस्सा है। अब सोचो इतना कितना लाइट एरिया है, कितना हल्का है यहां पर। हम पूरा वायुमंडल का भार हमारे ऊपर तो पड़ रहा है, ठीक है। अब आते हैं, ऊपर जाने पर तापमान गिरना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? कम होना चाहिए। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, क्षोभ मंडल में तापमान गिरता तो है, क्षोभ मंडल के अंतिम सीमा पर यह -80 किलोमीटर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लेकिन ओजोन के कारण सॉरी रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, ओजोन के कारण यहां पर क्या होता है? तापमान बढ़ने लगता है। क्या होता है बेटा? तापमान बढ़ने, क्योंकि देखते हो ठंडी के दिनों में देखना तुम लोग, जब कहीं तार लगा होता है तो तार पे हरा हरा कलर का जलता है, ठीक है ना। तो कोई चीज जलेगी तो क्या होगी? गर्मी पैदा करेगी, तो वही ओजोन है, ठीक है। ठंडी के समय में देखना बिजली के तारों पर, खंभों पर जलेगा, तड़तड़ा के जलता होगा, हरा कलर का, ठीक है, ओजोन। तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है क्षोभ मंडल में, फिर समताप मंडल में बढ़ेगा। क्यों? वहां पर ओजोन गैस मौजूद है। फिर उसके बाद क्या होता है? मध्य मंडल में क्या होता है? तापमान पूरी तरीके से 100 डिग्री सेल्सियस में भी नीचे हो जाता है, गिरता है। और फिर उसके बाद आयन मंडल में आयनीकृत गैसों के कारण क्या होता है? तापमान बढ़ता है, गर्म होता है ना, आयनीकृत और चार्ज होगा तो बैटरी चार्ज करते हो तो गर्म हो जाता है, तो ऐसे ही चार्ज गर्म हो जाएगा और फिर उसके बाद पूरा ऊपर जाएंगे, बढ़ता ही रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमारे तापमान में क्या होता है? उसके बाद बढ़ने लगता है। तो आपने देखा कहीं तापमान गिर रहा था, कहीं तापमान क्यों अधिक हो रहा था, इसके पीछे भी कोई कारण है। यह हमारे वायुमंडल की चीजें हैं। आपसे जो पूछा जाएगा वो हमने यहां पर पूरी तरीके से बता दिया। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और बातें जान लीजिए। आपसे यह भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच के लेयर को क्या कहते हैं। देखो, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के रीजन को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ट्रोपोपॉज। लिख लो तो, इसे ट्रोपोपॉज मतलब बताए थे कल, इकोटोन क्षेत्र। तो यहां पे क्षोभ मंडल का भी एरिया होगा और समताप मंडल का भी एरिया होगा। कुछ ये भी पाया जाएगा और कुछ समताप मंडल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाएंगे। इससे कहा जाता है ट्रोपोपॉज। लिख लो ट्रोपोपॉज, यहां पे लिख लेना। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच के एरिया को स्ट्रेटोपॉज, और फिर इसको बोलते हैं मेसोपॉज, ठीक है। यहां मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज। सबसे बीच वाला पहला ट्रोपोपॉज, दोनों क्षोभ और समताप के बीच में, और समताप और मध्य के बीच में स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। और उसके और ताप के बीच में मेसोपॉज, ठीक है ना। बस ये 3 चीजें हैं, ये याद रखना। और कोई किसी को कुछ पूछना है? बहुत अच्छी चीज है ये। किसी कुछ पूछना है वायुमंडल के बारे में, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ठीक है। किसी कुछ पूछना है?
अरे भाई, किसी कुछ नहीं पूछना है? चलो ठीक।